Hello friends, welcome to my channel Electrical Concept. Myself Meenu Kawar. Today I will discuss about transformer losses. हम जानते हैं कि कोई भी मशीन हो वो 100% एफिशिएंट नहीं होती है, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो। ट्रांसफार्मर में मोटर एंड जनरेटर के कंपेयर में लॉसेस कम होते हैं बिकॉज ट्रांसफार्मर में मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ड्यू टू दिस ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जनरेटर एंड मोटर के कंपेयर में ज़्यादा होती है। मीन्स ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मोर देन 90% एंड जनरेटर एंड मोटर की इफिशियंसी 70 to 85%। नाउ ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस होते हैं वो है आयरन लॉसेस, जिन्हें हम कोर लॉसेस भी कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर की कोर में होते हैं। सेकेंड है कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होते हैं, इसे ओमिक लॉसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेट लॉसेस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, ये दोनों लॉसेस ट्रांसफार्मर में बहुत बहुत कम होते हैं। सो स्टेट लॉसेस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट हमने होते क्या है ये देखेंगे जरूर। अब आयरन लॉसेस, जिन्हें हम कोर लॉसेस भी कहते हैं, इनको 2 पार्ट में सब डिवाइड किया है, हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। So, core losses. Now, first the core losses. This is the internal construction of transformer. जो कोर लॉसेस होते हैं वो ट्रांसफार्मर की कोर में होते हैं। कोर लॉसेस को हम पीआई से डिनोट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर की इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। ये जो ब्लू से डिनोट है ये है हमारी ट्रांसफार्मर की कोर। ट्रांसफार्मर की कोर आयरन की होती है, इसलिए इसे हम आयरन लॉस भी कहते हैं। वी नो कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है जहां हम इनपुट सप्लाई देते हैं। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है जहां हम लोड कनेक्ट करते हैं और लोड के अक्रॉस हमें ट्रांसफार्मर का आउटपुट मिलता है। जो कोर लॉसेस है वो लोड पर डिपेंड नहीं करते हैं। कोर लॉसेस जो कि इस कोर में होते हैं वो लोड पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसी कारण से कोर लॉसेस को कांस्टेंट लॉसेस भी कहा जाता है, क्योंकि कोर लॉसेस जो है वो लोड के कम या ज्यादा होने पर या लोड की फ्लक्चुएशन होने पर कोर लॉसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो कोर लॉस आर इंडिपेंडेंट ऑफ लोड फ्लक्चुएशन। ये जो लॉसेस है वो कोर की अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण होते हैं, इसीलिए कोर लॉसेस को कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। कोर लॉसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एडी करंट लॉस, जिसे हम पीई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे डब्ल्यूई से भी डिनोट होते हैं। पी मीन्स पावर लॉस ऑफ एडी करंट, और पावर की जो यूनिट होती है डब्ल्यू होता है, यानी वोट होता है, तो कहीं कहीं डब्ल्यूई से भी लिखा हुआ होता है, तो उससे कंफ्यूज ना हो। सेकेंड है हिस्टैरिसीस लॉसेस, जिसे हम पीएस से डिनोट करते हैं, वो कहीं कहीं पे ये डब्ल्यूएस से भी डिनोट करवाते हैं। तो ये टोटल जो हमारी कोर लॉसेस होगा, आयरन लॉसेस होगा, वो होगा पीआई इक्वल टू एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉसेस। नाउ एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को हम पी से डिनोट करते हैं। इट अकर, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हम अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो भी हम देखा था। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, इसमें हम अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं। कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं यहाँ, तो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। ये फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग तक लिंक करता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है यहाँ पर। तब ये फ्लक्स है कोर के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो कोर में इसके कारण एडी करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये हम देखते हैं। तो इसे समझने के लिए मैं फैराडे लॉ से इसको हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कि जब एक स्टेशनरी कंडक्टर में फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता है, स्टेशनरी कंडक्टर मतलब ये हमारी ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये भी क्या है, एक कंडक्टर है।
ये कोर है, ये कोर भी एक कंडक्टर है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये भी एक कंडक्टर है। तो ये बोल रहा है कि जब हमारे स्टेशनरी कंडक्टर यानी यहाँ जब सप्लाई दे रहे हैं और उसमें कोर में जब फ्लक्स प्रोड्यूस होकर ये सेकेंडरी तक लिंक कर रहा है जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो एडी करंट लॉसेस कौन सा लॉसेस है? कोर लॉसेस है। तो जब कोर में जो फ्लक्स रोटेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक कोर में, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग कि जब स्टेशनरी कंडक्टर में फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी एक बार पॉजिटिव साइकिल आएगी, कंटिन्यूस चेंज होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। कोर का कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार पॉजिटिव साइकिल आ रही है, एक बार नेगेटिव साइकिल आ रही है, फिर पॉजिटिव आ रही है, फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। उसके कारण इस कोर में एक क्या हो रहा है? ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब कोर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होने के कारण कोर में करंट फ्लो होने लगती है। इसी करंट को हम एडी करंट कहते हैं, और ये करंट सर्कुलेटरी कॉन्सेंट्रिक लूप में कोर में घूमती रहती है। सो इस एडी करंट से होने वाले लॉसेस को हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि ये कोर है, कोर में ये किस तरह से घूमती है? ये कोर है, कोर में सर्कुलेटिक कॉन्सेंट्रिक लूप में ये कोर में घूमती रहती है। तो इस तरह के लॉसेस को हम बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू के ई बी एम का स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है वॉट। के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये कोर की जो हम इंसुलेशन लैमिनेशन करते हैं उसकी थिकनेस पर, एंड जो कोर है उसके वॉल्यूम एंड रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। बीएम जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। टी थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, इसकी यूनिट मीटर में होती है। एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग फ्लक्स, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज में। ये हमारी एडी करंट लॉसेस होता है, उसका फॉर्मूला है। यहाँ पर ये सारे कांस्टेंट है, के ई कांस्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, थिकनेस कांस्टेंट है। तो पी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है अल्टरनेटिंग फ्लक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। तो पी प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, यानी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। नाउ अब हम एडी करंट को कैसे मिनिमाइज करें तो वो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, तो कोर जिस मटेरियल से बनती है उसका रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके एडी करंट को कम किया जा सकता है। यानी आर को बढ़ा देंगे तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर बढ़ेगा तो आई कम होगा, यानी रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाएगी। तो कैसे? तो एक अब इसको हम इसी कारण से कोर को एक मोटे आयरन पीस यानी टुकड़े से ना बनाकर उसे थिन स्ट्रिप यानी पतली पतली प्लेट्स के रूप में बनाते हैं। तो देखिए ये जो कोर बना रहे हैं वो थिन स्ट्रिप से बनाते हैं। थिन स्ट्रिप से बनाने का मेन रीजन है क्योंकि हमें पता है कि आर का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यानी अगर हम इसको मोटे टुकड़े से बना देंगे, यानी अगर हम एरिया कोर का जो एरिया बढ़ा देंगे, कोर का एरिया अगर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसमें जो फ्लो होने वाली एडी करंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो डिजायर आउटपुट हमें मिलना चाहिए वो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? हमारे को लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए इनको थिन स्ट्रिप्स में बनाकर, पतली पतली शीट्स के रूप में बनाकर एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है, ताकि अगर आर यानी एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा रीजन है इसका कि इसके अंदर जो हम लेमिनेशन करते हैं वो लेमिनेशन की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, उसको हम रखते हैं 0.35 mm टू 0.5 mm। इसमें प्रॉपर इंसुलेशन करके इन हर एक ब्लेड्स पर यानी वार्निश की प्रॉपर इंसुलेशन कर एडी करंट को रिड्यूस किया जा सकता है। सो नेक्स्ट है हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस। नाउ हिस्टेरिसिस लॉसेस इज द एनर्जी लॉस ड्यू टू रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट मीन्स कि जब ट्रांसफॉर्मर में एसी सप्लाई यानी अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं, ड्यू टू दिस कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनता है। अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण
पॉजिटिव हाफ साइकिल में कोर मैग्नेटाइजेशन होगी एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में कोर डीमैग्नेटाइजेशन होगी। यानी बार बार फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होने के कारण फ्लक्स के जो डाइपोल्स होते हैं वो अपनी ओरिएंटेशन से या अपनी डायरेक्शन से बार बार चेंज होने के कारण वो एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं और कोलाइड करने में टकराने लगते हैं, जिसके कारण हीट जनरेट होती है और इस हीट की फॉर्म में ही एनर्जी का लॉस होता है, जिसके कारण कोर हीटअप होने लगती है और इसी एनर्जी लॉस को हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। इट मीन्स शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि हम ट्रांसफार्मर को अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं। अल्टरनेटिंग सप्लाई देने के कारण पे यहाँ पर एक अल्टरनेटिव फ्लक्स बना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ये कोर में ट्रेवल करता रहता है, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता रहेगा। अल्टरनेटिव नेचर के कारण फ्लक्स की जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। एक बार ये इस डायरेक्शन में डाइपोल जा रहे हैं, दूसरी बार इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव साइकिल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और नेगेटिव साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। तो एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन होती है फिर नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, कंटिन्यूसली इन डाइपोल्स की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। चेंज होने के कारण डाइपोल्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं और उनमें हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इस हीट की फॉर्म में ही एनर्जी का लॉस होता है, जिसे हम हिस्टेरिसिस लॉसेस कहते हैं। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉसेस का फॉर्मूला होता है PH इक्वल टू KH F B इसकी पावर होती है X V एंड यूनिट ऑफ वॉट। तो KH है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, F है, F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग फ्लक्स, वो हर्ट्ज में है, B फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड V जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन मीटर क्यूब। अब इन्हें हम रिड्यूस कैसे करें, तो हिस्टेरिसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हमें जो कोर जो बनाते हैं उसका जो मटेरियल है या तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, ताकि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने और डाइपोल्स की डायरेक्शन कम से कम चेंज हो। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिनकी परमेबिलिटी हाई हो, जिसकी वजह से हिस्टेरिसिस लॉसेस कम हो, इसलिए हम सिलिकॉन स्टील या CRGO यूज करते हैं। CRGO की फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। इसको यूज करने से हिस्टेरिसिस लॉसेस कम हो जाते हैं क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी होती है काफी हाई होती है। CRGO में जो हम सिलिकॉन स्टील को ऐड करते हैं उसका सिलिकॉन स्टील का परसेंटेज 3% होता है। 3% से ज्यादा हम इसको यूज नहीं करते। अगर 3% से ज्यादा हम इसको यूज करेंगे तो जो कोर होती है वो ब्रिटल हो जाएगी, जैसे कांच गिरते ही टूट जाता है क्योंकि उसमें ब्रिटल होता है कांच। अगर सिलिकॉन स्टील की क्वांटिटी हम 3% से ज्यादा कर देंगे तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो भी ब्रिटल होकर टूट जाएगी, इसलिए हम ये एक निश्चित अनुपात में ही सिलिकॉन स्टील ऐड करते हैं। तो इसकी जो सिलिकॉन स्टील जो हम यूज करते हैं वो कितना 3% ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हम इसका एरिया जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें जो हिस्टेरिसिस लूप होता है जो हम पढ़ चुके होते हैं, हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया होता है वो हमेशा कम रखा होना चाहिए। यहाँ पे दिख भी रहा है हिस्टेरिसिस लूप बना रखा हमने, इसका जो एरिया होगा जो कम होगा तो ऐसे मटेरियल का जहां पर एरिया कम होगा तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होंगे, और जिन मटेरियल में हिस्टेरिसिस लूप ज्यादा होता है उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो हम CRGO को यूज करके, सिलिकॉन स्टील को यूज करके या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करके हम हिस्टेरिसिस लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, बट 100% ये लॉसेस रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं लेकिन 100% इसको रिमूव नहीं कर सकते। नाउ कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस इसे हम PCU से डिनोट करते हैं। कॉपर लॉसेस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होते हैं, ये ट्रांसफार्मर की कोर में नहीं होते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, जिसके अक्रॉस फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी को लिंक करता है। हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड रहती है, बट इनके बीच कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, मीन्स ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली सेपरेट होती है।
इसी फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग में कॉपर लॉस कैसे हो रहा है इसको हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग एक कंडक्टिंग मटेरियल है। इसके थ्रू करंट पास होता है। कंडक्टिंग मटेरियल होने के कारण वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, सेकेंडरी वाइंडिंग है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा R2 या RS, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा R2। तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट I1 बोल दो या IP बोल दो, प्राइमरी करंट बोल दो या I1 बोल दो, एक ही बात है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा IP या I1, सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस लोड कनेक्ट, और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट जो होगा वो IS फ्लो होता है, जो कि लोड की वेरी होने पर वेरी होता है। तो कॉपर लॉसेस करंट एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कॉपर लॉसेस, यहाँ पर लोड लगा हुआ है, लोड के वेरी होने पर सेकेंडरी करंट जो होती है वो वेरी होती है। तो कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है कॉपर लॉसेस इक्वल टू I1 का स्क्वायर यानी IP, I1 इक्वल टू IP यानी I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2। तो जब ये करंट लोड के वेरी होने पर सेकेंडरी जब करंट वेरी होता है तो कॉपर लॉसेस भी क्या होगा, वेरी होगा। इसीलिए कॉपर लॉसेस को वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं। और वाइंडिंग के अक्रॉस रेजिस्टेंस होने के कारण से हम ओमिक लॉसेस भी कहते हैं। तो कॉपर लॉसेस जो होता है वो लोड फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है, इसी कारण कॉपर लॉसेस को बोलते हैं कि इट्स डिपेंड ऑफ लोड फ्लक्चुएशन। तो जो कॉपर लॉसेस है वो लोड की फ्लक्चुएशन पे डिपेंड होता है, बट जो कोर लॉसेस होते हैं वो लोड फ्लक्चुएशन पर डिपेंड नहीं होते हैं। एंड ओमिक लॉसेस शुड बी कैलकुलेट एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कॉपर लॉसेस इक्वल टू PC इक्वल टू I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2। I1 इज द करंट फ्लो थ्रू द बोथ वाइंडिंग, अगर हम इसको I बोले तो, और I1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग एंड I2 इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। जो कॉपर लॉसेस है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सो नाउ स्टे लोड लॉसेस। स्टे लोड लॉसेस ट्रांसफार्मर में लीकेज फील्ड के कारण लॉस को स्टे लॉस कहते हैं। ड्यू टू दिस लीकेज फील्ड induced eddy current in conductor, transformer core, tank, channel and bolt etc. But percentage of thin losses very small as compared to iron loss and copper loss. यानी जो स्टे लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर लीकेज फील्ड के कारण होता है। इस लीकेज फील्ड के कारण जो ट्रांसफार्मर की कोर है, टैंक है, चैनल है, उनमें क्या होता है, एक एडी करंट फ्लो होना शुरू होता है, उसके कारण लॉसेस होते हैं। बट ये जो लॉसेस होते हैं ये बहुत कम होते हैं, इसलिए इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये आयरन लॉस एंड कोर लॉस के कंपेयर में बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं वो ट्रांसफार्मर के इस तरह के जो लॉसेस होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल की खराब होने के कारण होता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर का ऑयल कूलिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल है। यदि काफी टाइम से ट्रांसफार्मर के ऑयल को यूज कर रहे हैं और ऑयल गेट डिटेरियोरेट, यानी ऑयल जो होता है उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो गई, और ऑयल की क्वालिटी डिक्रीज होने पर फिर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देयरफॉर ट्रांसफार्मर ऑयल को हम क्वार्टरली चेक करते हैं ताकि ऑयल की जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट ना हो, यानी क्वालिटी जो खराब ना हो, उसको चेक करते थे। चेक अगर उसकी क्वालिटी में कुछ कमी लगती है तो ऑयल को चेंज कर दिया जाता है। सो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ट्रांसफार्मर में जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपेयर टू कॉपर लॉस और आयरन लॉस, तो इसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।